हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आरजेएस की तैयारी चल रही है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये लेकर आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम देखेंगे एक ही चार्ट में आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंडेक्स है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सेक्शन 30 तक आज हमको देखना है। सेक्शन ये जो प्रारंभिक है इसका कोई चैप्टर नहीं है, ये याद रखना है। 1 2 सेक्शन है, फिर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सॉरी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट होता है, आपको पता है। इसका 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स हुआ था और इसी के साथ कौन सा एक्ट आया था, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भी उसी सेम डेट को आया था। आगे देखते हैं एक्सटेंड क्या है, होल ऑफ इंडिया, यस इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर अभी इंक्लूड हो गया। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया। शेड्यूल 5 के अंदर एंट्री नंबर 42 है, आप सभी जाके देखेंगे और इस तरह से नोट बना लीजिए। चलिए देखेंगे सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है, क्यों, डेफिनेशन के एस्पेक्ट से। ज़्यादातर एक्ट्स के अंदर जो डेफिनेशन है वो मैक्सिमम क्या होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें डेफिनेशन क्लॉज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपोजल होगा, एक पार्टी दूसरे को क्या करेगी, प्रपोज करेगी कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ या प्रॉपर्टी होम बेचना चाहता हूँ। तो दूसरी और ये इस बात के लिए क्या करता हूँ, प्रॉमिस। तो प्रपोजल देन प्रॉमिस, और दूसरी दोनों ये पार्टी क्या कर रही है, प्रॉमिजर और प्रॉमिसी, दो पार्टी हैं, दो पक्षकार हैं, खुद से तो नहीं होगा। फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन ज़रूर देना होगा। अगली पार्टी अगर राजी हो गई, प्रॉमिस कर दिया, तो अब क्या है, कंसिडरेशन। आप मुझे कार दे रहे हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, कुछ अमाउंट दूंगा, तो वो होता है कंसिडरेशन। दोनों दोनों पार्टी राजी हो गई तो अब क्या कहलाएगा, वो एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट करने में दोनों पार्टी क्या करती है, एक दूसरे को प्रॉमिस करती है, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये है एफ तक, ये सीक्वेंस चलता है। अब इसके बाद मैंने चार्ट को डिफरेंट बनाया, थोड़ा सा अलग बनाया। क्यों, एग्रीमेंट से उठाएंगे हम ई को, ई से एग्रीमेंट हमने उठाया। देखिए ये चार्ट है, अच्छे से समझ के आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, एग्रीमेंट अगर सही है, एग्रीमेंट दो ही होंगे, एग्रीमेंट के दो हश्र होंगे, या तो गलत होगा या सही होगा। अगर एग्रीमेंट गलत है तो 2G के अंदर क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर एग्रीमेंट सही है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। टू टू जी के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया, एनफोर्सेबल हो गया एग्रीमेंट, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट के भी दो हश्र होंगे, क्या होंगे, वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एनफोर्स हो गया। लेकिन वॉइडेबल भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। तो वॉइडेबल आई और जे, कुछ भी लर्न रटने जैसा, मेमोराइज करने जैसा कुछ नहीं था। देखिए प्रपोजल किया, प्रॉमिस, एक दोनों पक्षकारों ने किया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, फिर कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, कंसिडरेशन, और ये जैसे ही कंसिडरेशन दिया तो वो एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट में दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। और इसके बाद एग्रीमेंट से उठा लीजिए, पूरा प्रोसेस है। एग्रीमेंट या तो गलत होगा या सही होगा। गलत हो गया तो वॉइड एग्रीमेंट, 2G वहाँ वहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसके बाद जी। और अगर सही हो गया, एनफोर्स करा लिया लॉ से, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, 2H। और कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के हो जाएंगे, या तो वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। ठीक है, तो वॉइडेबल है वो आई में है, और वॉइड है वो है 2J के अंदर। वॉइडेबल कौन सा तक, बाद में कोर्ट की सॉरी पर्सन की इच्छा पे है, पार्टी की इच्छा पे, कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा ले, या तो एनफोर्स करवा ले, एग्री हो जाए जैसा है उसके लिए, या फिर उसको वॉइड डिक्लेयर करा ले। तो ये होता है वॉइडेबल। वॉइड एंड वैलिड की बीच की सिचुएशन को कहते हैं वॉइडेबल। ठीक है, तो चलिए हम इससे हम एक और बात बता दूं, यहाँ पे आपका मेंस का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने वाला। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एग्रीमेंट है, लेकिन सभी एग्रीमेंट क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो किस तरह से आप देखेंगे, देखिए एग्रीमेंट पहली स्टेज है। एग्रीमेंट क्या है, पहली स्टेज है। एग्रीमेंट जब पूरे फुलफिल हो गए, एग्रीमेंट जब पूरे फुलफिल हो गए, उसके बाद में क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो एग्रीमेंट क्या है, प्रायर स्टेज। जैसे हम सीढ़ियाँ छत के लिए जाते हैं तो पहली सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा, शुरू की 2 4 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आप डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। उसी तरह से एग्रीमेंट पहली स्टेज है और कॉन्ट्रैक्ट दूसरी स्टेज है। तो देखिए
कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तो वैलिड एग्रीमेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बिकॉज बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब इसका विपरीत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो पहली स्टेज है। अगर एग्रीमेंट यहाँ पर क्रॉस वाला हो गया, मतलब गलत वाला हो गया, तो क्या बन गया? वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। तो इसलिए जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट की जो टेस्ट की स्टेज है वो पार कर चुका है। ठीक है, और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है इसका मतलब वो टेस्ट नहीं पास कर चुका है। तो क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं वो सभी क्या है? एग्रीमेंट है। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बने ही बने। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो सारी डेफिनेशन है, सिंपल है। एक डेफिनेशन है जो मैंने आज यहाँ पे पॉइंट आउट की है, वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 नंबर का सवाल भी देखेंगे, 10 नंबर का सवाल भी देखेंगे मेंस में, और ये सब जगह आता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आता है, यूपी एमपी दिल्ली सभी जगह आता है। तो इससे सवाल बनते हैं। एग्जॉस्टिव तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोशिश की है मैंने ज़्यादातर चीज़ें डालने की। कंसिडरेशन का जो सेक्शन 2D है उसके साथ सेक्शन 23 एंड 25 लिखा हुआ है, क्योंकि 23 में बताया है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होते हैं, और 25 में लिखा हुआ है कि बिना कंसिडरेशन के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या है? वॉइड है। और वहीं पे उसकी क्या है? एक्सेप्शन भी है। वो हम डिटेल में देखेंगे। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन का। क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी क्या और या कोई अन्य पर्सन क्या करते हैं? हैज़ डन, कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया? पास्ट हो गया, हाईलाइट किया है। डज, कर रहे करते हैं, अभी प्रेजेंट की बात है तो ये प्रेजेंट। और प्रॉमिस टू डू, और फ्यूचर में कुछ करेंगे उसका क्या कर दिया है? प्रॉमिस कर दिया है, फ्यूचर। तो ये क्या होता है? सच एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस क्या कहलाते हैं? कंसिडरेशन कहलाते हैं। तो हमने इसमें 3 बातें, आपका प्री के 3 क्वेश्चन डिटेल में रही होते हैं कि कंसिडरेशन किसकी इच्छा पर दिया जाता है। डिजायर को अंडरलाइन हाईलाइट किया है, इसका मतलब किसकी डिजायर होनी चाहिए? प्रॉमिसर की। कंसिडरेशन सिर्फ क्या प्रॉमिस ही देता है? नहीं, अदर पर्सन भी देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय प्रॉमिसी, अदर पर्सन, बोथ, नन। तो क्या आंसर होगा? बोथ, प्रॉमिसी भी और अदर पर्सन भी। और चलिए देखते हैं आगे। क्या कंसिडरेशन कैसा होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों, ऑल। पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये एक लीडिंग केस है रिलेटिंग टू कंसिडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरी वर्सेस मीसा 1875 में आया था। जस्टिस लस्ट थे, इन्होंने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। जिस तरह आज हम इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था और कहा था कि बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड है, उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे। चलिए अब हम चलते हैं। आज की हेडिंग जो हमने देखी थी कि एक चार्ट में हम किस तरह से करवाएं, तो आज हम देखते हैं हमारा चार्ट ये। ओके, ऑल आर रेडी? चलिए, चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 2 में कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बता कम्युनिकेशन की बात कर रखी है। वो भी है, थोड़ा डिटेल में उसको देख लेंगे। लेकिन आज ये देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, इनकी बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं वो ये है। देखिए, एग्रीमेंट क्या था? वॉइड था, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइडेबल था। देखिए, एग्रीमेंट वॉइड एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। आज ही नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, एग्रीमेंट कभी भी वॉइडेबल नहीं होते हैं। आई रिपीट, एग्रीमेंट वॉइडेबल कभी नहीं होंगे। काफ़ी बच्चे करके आते हैं और मेंस में लिख के आते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, वो चीज़ गलत है। वॉइडेबल चीज़ क्या होगी? हमेशा और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्योंकि अगर एग्रीमेंट वॉइडेबल वाली सिचुएशन, सिचुएशन कौन सी होती है? वैलिड और वॉइड वाली। अगर ये वाली सिचुएशन एग्रीमेंट के साथ हुई तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा कि बीच में है। ठीक है, तो एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, और वॉइडेबल क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए आते हैं, ये है हमारा आज का चार्ट। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे सीक्वेंस में यूं सारा कुछ हो जाएगा। सेक्शन 10 में क्या दिए गए हैं? एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी, एसेंशियल्स 1 2 3 4, 4 एसेंशियल हैं, सब बेयर एक्ट में दिया हुआ है। हमारा काम सिर्फ बेयर एक्ट को ईजी बनाना है आपके लिए। तो पहला क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, पार्टी क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। दूसरा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, धारा 10 में तो ये एसेंशियल्स बताए गए हैं। तो धारा 10 में क्या है, पहला पॉइंट ही जो है कॉम्पिटेंट पार्टी किसमें है, 11 में अंदर क्या तीन बातें होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो जो मेजर है, मेजोरिटी की बात कहाँ पे हमने डिटेल में देखेंगे, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो 18 से ऊपर के हैं वो मेजर हैं। दूसरा पॉइंट है साउंड माइंड। अब सेक्शन 11 है तो साउंड माइंड क्या हो गया, सेक्शन 12 हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होती है, इसका रेंज है 13 से लेकर 22 तक। तो 13 में क्या है, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कंसेंस एडिडम, मीटिंग ऑफ माइंड। हमारे मीटिंग दोनों पार्टी की क्या होनी चाहिए, माइंड एक ही चीज़ पर एक ही शर्तों के साथ क्या होना चाहिए, राजी होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, कंसेंट। ठीक है, ये लैटिन में एग्जाम में कंसेंस एडिडम कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 14 क्या कहता है। फ्री कंसेंट क्या होती है, कंसेंट तो बताता है 13 एंड फ्री कंसेंट बताता है 14। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, फ्री कंसेंट होती है कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय, कंसेंट किसके द्वारा घिरी हुई नहीं होनी चाहिए, कोवर्जन 15, अंडू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन 18, मिस्टेक 20 से लेकर 22। अब आप सोचेंगे 19 कहाँ गया, 19 में इन सब का रिजल्ट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस को छोड़ के ये सारे क्या होंगे, अवॉइडेबल होंगे। ठीक है, अब आते हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या होंगे लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, इनकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 23 में। देखिए मैंने एरो लगा के लिखा हुआ है। तो सेक्शन 23 में बताया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होंगे। देखिए, ऐसा कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने क्या किया है, मना किया हुआ है, तो वो क्या हो गया, अनलॉफुल। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो विधि के जो प्रावधान है उनको क्या करता है, डिफीट करता है, तो वो भी क्या हो गया, अनलॉफुल। फिर फ्रॉडुलेंट है, वो भी अनलॉफुल है। इंजरी क्रिएट करेगा किसी पर्सन को, प्रॉपर्टी को, तो वो भी क्या है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। और क्या है, इमोरल। अगर ये चारों पांचों बातें हैं या इनमें से कोई एक भी है तो भी क्या हो जाएंगे, वो अनलॉफुल हो जाएंगे। अब देखते हैं 24 सेक्शन क्या कहता है। पार्ट्स की बात करता है, मतलब वन कंसिडरेशन है और मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसका रिवर्स मतलब वन ऑब्जेक्ट है या मैनी कंसिडरेशन है। अगर उनमें से एक पार्ट भी अनलॉफुल है तो पूरा का पूरा ही अनलॉफुल हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब 25 की बात करते हैं। सेक्शन 25 कहता है कंसिडरेशन के बिना अगर कोई करार किया गया है तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ये हमने देख भी लिया था, कौन सा था, क्यूरी वर्सेस मीसा के केस में कहा गया था। तथा इसके अपवाद देखेंगे क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई बात की गई है, पास्ट कंसिडरेशन में कोई बात की गई है, या टाइम बार डेट हैं जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर होते हुए वो समय में नहीं लेकर आ पाए थे कोर्ट में, तो वो सभी क्या होंगे, वैलिड होंगे। अगर कोई उनके करार किया गया तो उनमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और वो सब वैलिड होते हैं। तो जो फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसका केस है, यहाँ लिखना भूल गई थी, आप सभी नोट कर सकते हैं। राज लाकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का है। उसमें ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया था कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई बात की गई है तो वो कंसिडरेशन को बिना भी वैलिड है, उसके लिए कर एग्रीमेंट शून्य नहीं होगा। 25 तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ये जो अनलॉफुल, आप इस डायग्राम को देखना। अनलॉफुल क्या होगा, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी अनलॉफुल है तो क्या हो जाएंगे, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे की 3 4 टाइप्स दिए हुए हैं किस तरह के, 26 से लेकर 30 तक। 26 में क्या है, मैरिज। अगर मैरिज को रोकने के लिए, मतलब किसी इंसान की मैरिज को रोकने के लिए आप किसी पर शर्त नहीं लगा सकते कि आप शादी नहीं करेंगे या इस व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एग्रीमेंट है, तो वो क्या है, वॉइड है। तो ये इस तरह से है कि मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल सा है, इसका एक छोटी सी ये एक्सप्लेन किया गया है। मैरिज, आप मैरिज से शुरू कर लीजिए, आपने मैरिज की, आप घर चलाने के लिए कुछ तो धंधा पानी करना पड़ेगा, बिजनेस, जॉब, ठीक है, प्रोफेशन, तो वो ट्रेड में आ गया। अब आपने ट्रेड किया है, कुछ भी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कोर्ट में जाएंगे आप, प्रोसीडिंग आपको नहीं आएगी तो किसी और को आपसे आ जाएगी प्रोसीडिंग, तो ट्रेड के बाद क्या हो जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग्स अराइज हो जाएगी। अब आप एक बात बताएं, लीगल प्रोसीडिंग्स होती है जिस दिन आप केस इंस्टीट्यूट करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके फेवर में जजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, नहीं। तो क्या चीज़ होती है, लीगल प्रोसीडिंग सारी अनसर्टेन होती है, आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो जो अनसर्टेन होती है चीज़ें 29 में आ गई। अब जो चीज़ अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या खेल रहे हैं, एक तरह से जुआ, बाजी लगाई है आपने, तो क्या हो गया, सेक्शन
30 हो गया। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को इनमें होता है कि ऊपर नीचे सेक्शन गलत कराते हैं। इस ट्रिक को याद रखेंगे, कभी आपका गलत होगा ही नहीं सेक्शन। फिर से बोलती हूँ, सबसे पहले शादी से उठाइए, मैरिज की। घर चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यापार करना ही पड़ेगा। व्यापार किया तो लीगल प्रोसीडिंग्स आएंगी, अराइज होंगी ही होंगी। और लीगल प्रोसीडिंग कैसी होती है? अनसर्टेन होती है। और जो चीज़ अनसर्टेन है वो कैसी है? जुआ है। आपने क्या लगाई है? उसकी बाजी लगाई है। ये देखिए, ये 1 पेज का चार्ट है और इसमें आपके सेक्शन 10 से लेकर 30। और ये आज जो लेक्चर ये हमने दिया है, ये पूरा लेक्चर आधा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया इतनी सी देर में। ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सा सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और थैंक यू।